नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, यूपी बीएड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हिंदी का एक वीडियो हमारा पहले हो चुका है जिसमें हमने हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और फुल डिटेल में। तो अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपी बीएड नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लेंगे। तो पहला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको इसी प्रकार से मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे आपके पिछले जब तक एग्जामिनेशन आपका हो नहीं जाता है। तो चलो तुम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों को पता होना चाहिए कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 50 से लेकर 70 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए थे और इस 70 क्वेश्चन के साथ आपको छोड़कर चला गया था 71वें क्वेश्चन की तरफ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी। दोस्तों, जिनका विकल्प आपका ए आया था, जिनका विकल्प आपको दोस्तों ए आया था उनका बिल्कुल सही था। यद्यपि दोस्तों आपका यण संधि, देखिए दोस्तों थोड़ा देख लीजिए। जो स्वर संधि है उसके कुल 5 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है दोस्तों आपके दीर्घ संधि, एक होता है दोस्तों आपकी गुण संधि, एक होती है दोस्तों आपके एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है अयण संधि, एक होती है दोस्तों पांचवा आपका अयाद संधि। तो ये पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यण संधि की बात करेंगे तो यण संधि का रूल होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहले यण संधि के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप देख लीजिए, सीख लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि जो यण संधि है, यण संधि के बारे में, यण संधि की दोस्तों खास रूल है कि यदि दोस्तों जो आपका जो ई होता है, छोटा ई या फिर बड़ी ई के बाद अगर दोस्तों क्या हो कोई भिन्न स्वर आ जाए, अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए दोस्तों, जो ई और ई होता है दोस्तों ये आपकी या में बदल जाता है और अपने जो मात्रा थी उसका मात्रा को भी आगे वाली जो स्वर होता है उसका मात्रा को ले लेता है। इसके बाद देखेंगे कि ये दोस्तों जो आपका ऊ और बड़ा ऊ होता है, ऊ इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, तब दोस्तों वो आपका वाह हो जाता है और जो आपका ये आपका जो भिन्न स्वर होता है उसकी मात्रा को भी ले लेता है। अगर छोटा आ रहा था तो कोई मात्रा नहीं ले पाता, यही हो जाता है। लेकिन जैसे अगर ऊ आ जाए उसके बाद तो वो व में बदलेगा और बड़ा ऊ को मात्रा लेकर ऊ हो जाएगा। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से मात्रा लेता है। जो आपका आगे वाला स्वर होता है उसका मात्रा भी ले लेता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों आपका कि अगर दोस्तों यण संधि में अगर तीसरा नियम है कि यदि अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो क्या हो जाएगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो री आपका रम में बदल जाता है, री आपके रम बदल जाता है और जो दोस्तों आपके आगे वाला स्वर होता है उसकी मात्रा को भी ले लेता है। तो ये यण संधि होती है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या दिया गया था, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी यण संधि है। तो पहले दोस्तों आपका विकल्प है यद्यपि। दोस्तों, यद्यपि की संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाएगा यदि धन अपि, यदि धन अपि। यदि मतलब यहाँ पर दोस्तों छोटी ई लगी हुई है और आगे आपका आ रहा है तो ई और आ मिलकर दोस्तों या बन जाता है। और दोस्तों ये वाला जो स्वर होता है द, ये आपके आधा में बदल जाता है। ये बताना मैं आपको भूल गया कि ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपका स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा ये आपके आधा हो जाएगा। तो यद्यपि में द आधा हो जाएगा, आगे या हो जाएगा तो द और या मिलकर दोस्तों क्या होगा तब का द बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से यद्यप बन जाता है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यही आपकी गुण संधि हो जाएगा। दोस्तों एक जो है ये दोस्तों आपकी वृत्त संधि है। एक और एक मिलकर दोस्तों आपको क्या बन रहा है, एक और एक मिलकर एक घन एक बराबर होता है एक। ये आपकी वृद्धि संधि है। दोस्तों जहाँ पर आपको बड़ा आए या फिर बड़ा ओ की मात्रा मिल जाए, आप समझ जाइएगा क्या है दोस्तों आपके यण संधि है। यहाँ पर दोस्तों आपको डबल दोस्तों आपके ये वाली मात्रा मिल रही है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मात्रा किसी होती है दोस्तों वृद्धि संधि होती है। इसका संधि विच्छेद करने के तो हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव। आओ आ और ए मिलकर आई बन रहे हैं। और महोजस्वी में दोस्तों आपको महोजस्वी में भी आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला मात्रा मिल रहा है आओ वाला। तो अव और आय किसकी होती है दोस्तों, आपकी वृत्त संधि होते हैं। यण संधि आपकी यद्यपि हो जाएगी। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि बता दीजिए कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक में ये आधा त हमें दिख रहा है और दोस्तों हमें आधा त दिख रहा है। तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हो जाएगा प्रति धन एक। तो आपको पता होना चाहिए कि ये छोटा ई और आगे ए मिलकर ये आपका ता आधा हो जाता है। तो प्रत आधा ता हो जाएगा ता और ये या बन जाएगा और आगे वाला शब्द आपका ए है तो इसकी मात्रा ले जाएगा प्रत्येक, आगे वाला पीछे वाला आ जाएगा तो प्रत्येक। इस प्रकार से दोस्तों ये यण संधि हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट संधि है कि नवोढ़ा। जो नवोढ़ा शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नवधन उढ़ा, नवधन ढा तो होगा ही नहीं, तो बिल्कुल कट गया। नवधन उढ़ा या फिर नाधन ओढ़ा। दोस्तों नाधन ओढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बिल्कुल गलत शब्द है। नाधन ओढ़ा भी कोई शब्द आपका बिल्कुल ये संधि नहीं होगी। तो इसमें कौन सी संधि है नवोढ़ा में, ये आपको बताना है। बहुत ही दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा दोस्तों आपका सी विकल्प नवधन उढ़ा। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि उढ़ा दोस्तों इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, आपका उढ़ा इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं कि नवधन उढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर संधि विच्छेद के दोस्तों पिछला जो हमारा वीडियो आया था हिंदी का फर्स्ट वीडियो, इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल आ रहे हैं। तो जो आपकी हिंदी का इससे पहले जो आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें दोस्तों हमने कुछ रचनाकार के क्वेश्चन और कुछ आपकी संज्ञा से अभी तक क्वेश्चन और कुछ संधि के क्वेश्चन किए थे, और इस दूसरे पार्ट में हम संधि के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों जो आपको पहला पार्ट भी देख लेना है वो भी इंपॉर्टेंट था, और दूसरा पार्ट को भी आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना है। यहाँ पर देखेंगे जो पवन शब्द है ये कौन का संधि विच्छेद। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पवन में दोस्तों आपकी अयाद संधि है। पवन में क्या दोस्तों आपकी अयादी संधि है, अयादी संधि है। और देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दोस्तों पधन अवन होगा नहीं, पधन वन भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। पौधन अन और पोधन अन, इनमें दोस्तों कभी कभी लोग बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आपका अब आपके दोस्तों जो अयाद संधि का नियम होता है वो अयाद संधि का बहुत ही खास नियम होता है। यण संधि और अयाद संधि में थोड़ी दिक्कतें आप लोगों को होती है, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यण संधि के बारे में मैंने पीछे आपको बता दिया है कि य व और आधारा हो जाते हैं। अब दोस्तों ये आपकी अयाद संधि के बारे में जान लीजिए कि ये दोस्तों जो आपका ए और आई होता है, जो ए और आई होता है, ए और आई, इसके बाद दोस्तों कोई भिन्न स्वर आवे, जो ए होगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो ओ में बदल जाएगा, और ए जो है दोस्तों आपके आओ में बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। यदि ए आए नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये दोस्तों ए आए, तो जो आपका ए आई है इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आवे तो ए का दोस्तों आई हो जाता है और आई का दोस्तों आय हो जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों ओ और आओ है, ओ और आओ है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आवे दोस्तों जो ओ होता है, जो दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों, जो आपका ओ होता है वो आपके आओ में बदल जाता है, आओ में, और दोस्तों जो आपका आओ होता है ये आपके आओ में बदल जाता है। तो आय आय आओ आओ ये आपके अयाद संधि होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पवन दोस्तों इसमें आपका अब छिपा हुआ है, अब छिपा हुआ है। तो अव कब बनता है दोस्तों, जब अव कब बनता है दोस्तों, जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं। तो ओ के बाद अगर पोधन अन आ जाए तो ये पा रहेगा, और ओ के बाद आ जाए तो दोस्तों जो ओ है ये आपके कहाँ बदल जाएगा, ये आपके अव में बदल जाएगा। तो अव मतलब आगे कोई मात्रा नहीं होती, तो पव उसके बाद पीछे वाला जोड़ देंगे पवन, तो पोधन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। अगर पौधन अन की बात करेंगे तो आओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता था तो हम आओ कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा पावन, पावन बन जाएगा, पावन शब्द हो जाएगा। यहाँ पर पवन पूछा गया था तो पवन के लिए पोधन अन हो जाएगा। ये बातें आपको पता नहीं चाहिए, पावन पूछा तो तब पौधन अन होता। तो आपको प और पो में अंतर नहीं, पो अगर आए तो एक ही मात्रा लगेगी, और पौ आ जाए तो आओ हो जाएगा। आओ के बारे में आपको अब पता हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उसमें आप लोगों को समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। जब हिंदी का तीसरा पार्ट आएगा तो उसमें एक बार फिर से मैं दोस्तों क्या दूँगा आपको बता दूंगा इसके बारे में। देखिए निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये पूछा था कि स्वर संधि कितने भेद है, 5 भेद है। 5 के नाम भी मैं आपको बखूबी बता चुका हूँ। देखिए इसमें कौन सा स्वर संधि आपसे पूछा गया है, तपोगुण रामायण, रामायण तो होगा नहीं दोस्तों, राम धन आयन बराबर होता है रामायण, राम धन आयन बराबर होता है रामायण। और ये दोस्तों आपके क्या होता है दोस्तों आपकी, ये आपकी व्यंजन संधि होती है, राम धन आयन बराबर रामायण। इसमें दोस्तों आपका इसके बाद दोस्तों आपके कि अतएव, अतएव या फिर सज्जन, इसमें किस में है दोस्तों, अतएव भी नहीं, क्योंकि अतः धन एव हमें बिल्कुल पता है कि अतः धन एव बराबर क्या होता है, अतः धन एव बराबर आपके अतएव होता है। तो ये तो आपका वृद्धि संधि होती है, आपको विसर्ग संधि होती है। तो ये आपका बी वाला हो जाएगा व्यंजन संधि, अतएव हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि होगा। और सतजन, सज्जन भी नहीं होगा क्योंकि सत धन जन बराबर से सज्जन, ये आपके क्या है दोस्तों आपके व्यंजन संधि है, सत धन जन, सत धन जन बराबर सज्जन। अगर ता के बाद दोस्तों आपका नियम होता है ता के बाद च या फिर छाए, तो ये जो आपका च या फिर चा फिर जाए तो वो भी क्या होता है दोस्तों, नहीं जा या फिर जाए तो जो ता होता है ये भी आधा जा बदल जाता है, तो यहाँ पर सज्जन हो जा रहा है उस नियम से। तो रामायण में व्यंजन संधि, अतएव में विसर्ग संधि, सज्जन में व्यंजन संधि, और तपो जो गुण है तपोगुण, इसमें दोस्तों आपका स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर संधि में स्पेशल गुण संधि होगा, स्पेशल गुण संधि होगा। स्पेशल क्या होगा दोस्तों आपके गुण संधि होगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका बिल्कुल आपका बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है कि जो तपोगुण होते हैं, जो तपोगुण होते हैं ये आपके दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी गलत मुझे लगी, ये स्वर संधि नहीं होती है, क्योंकि तपह धन गुण मिलाकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तपह धन गुण मिलाकर दोस्तों तपोगुण बनता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो आपको दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, जो अतएव है ये अतः धन एव से मिलकर बना है, अतः धन एव, तो ये अद्वितीय हो जाएगा, ये तो बिल्कुल विसर्ग संधि है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तपोगुण में कोई डाउट नहीं है, अतएव में कोई डाउट नहीं है। सज्जन की बात करेंगे तो सत धन जन, सत धन जन, ये मिलकर दोस्तों क्या बनते हैं आपके सज्जन बनते हैं, तो ये आपके व्यंजन संधि, इसमें भी कोई हमें डाउट नहीं है। अब बात करते हैं रामायण की, अब बात करते हैं रामायण, यही एक विकल्प बचा, तो यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से देखिए, रामायण दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा राम धन अयन, तो यहाँ पर दोस्तों
वैसे अगर देखें तो रामायण में दोस्तों आपकी व्यंजन संधि भी होती है, क्योंकि न करना हो जा रहा है, ये आपका दोस्तों आपके व्यंजन संधि होती है। लेकिन आपको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तपोगुण होगा नहीं, अतः होगा नहीं, सज्जन होगा नहीं, तो यही बचता है। तो इसके प्रकार से देखिए यहाँ पर राम में दोस्तों आ छिपा हुआ है और अयन में भी आ है, तो आ और आ मिलकर क्या बन जा रहे हैं, आपके बड़ा आ बन जा रहा है। तो इस नियम से देखें तो ये क्या हो जाएगा, दोस्तों ये आपके स्वर में भी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण में आपके व्यंजन संधि भी है, लेकिन अगर आपको और विकल्प नहीं दिख रहे हैं तो उसको दीर्घ संधि के नियम से आप बिल्कुल लगा सकते हैं, तो आपका कोई भी गलत नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर भी विकल्प हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ मुझसे हुई उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ऐसे दोस्तों थोड़ी बड़ी गड़बड़ी होती जा रहती है, क्योंकि हमें पता था कि रामायण में आपकी व्यंजन संधि होती है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद पता चला कि तपा धनगुण बराबर तपोगुण ये तो होगा नहीं, अतः धन बराबर अतएव ये भी होगा नहीं, सतसंजन बराबर सज्जन ये भी नहीं होगा। तो रामायण किस प्रकार से होगा, राम धन अयन दीर्घ स्वर संधि, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए यथा रुचि में समास है। ये दोस्तों बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जिनको पता है जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। दोस्तों आपको बताना चाहिए यहाँ पर भी आपको आगे यथा सब मिले, यथा मिल जाए, अनु मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए, प्रति मिल जाए, यथा मिल जाए, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है आपका, ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में आपका प्रथम पद प्रधान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यथा रुचि मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका ये कौन समास हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस आप इस समास को बिल्कुल नहीं बोला है, सबसे ज्यादा आपके अव्ययी भाव समास आपको बिल्कुल नहीं बोला है। तत्पुरुष समास की बात करेंगे दोस्तों, तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे घोड़े का सवार बराबर घुड़सवार, घोड़े का सवार, घोड़े का सवार, तो इसमें दोस्तों आपका का हट गया, घुड़सवार बन गया। उसी प्रकार गगन को चूमने वाला को हट गया, गगनचुंबी बन गया। इस प्रकार से कौन सा होता है कि ये तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में भी कारक के आधार पर कई प्रकार के हो जाते हैं, और उसमें एक नई समास बन जाता है ये वाला। इसमें दोस्तों आपके नकारात्मक निषेधवाचक का बोध होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अधर्म में कौन समास है, तो नंच तत्पुरुष समास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुब्री में आप जानते हैं कि दोस्तों इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तत्पुरुष दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्री समास में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं होता है, जो आपका तीसरा पद आता है, तीसरा पद दोस्तों जो तीसरा दोस्तों का शब्द आता है, तीसरा शब्द क्या होता है आपका वहाँ पर प्रधान होता है। जैसे मैं कह दूँ दोस्तों के लंबोदर, जैसे मैं कह दूँ आपका लंबोदर, तो ना इसमें दोस्तों ना लंबा प्रधान है, ना उदर प्रधान आपका प्रधान है, बल्कि लंबोदर से एक नया शब्द बन रहा है गणेश के बारे में, तो गणेश प्रधान है। तो इसमें तीसरा पद क्या होता है, का प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं आपका। जैसे मैं कह दूँ आपके पाप पुण्य, तो पाप भी प्रधान, पुण्य भी प्रधान, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दधिघृतम शब्द आता है हिंदी के, दधिघृतम, इसमें कौन सा दोस्तों क्या आपका समास है, तो दही मतलब दोस्तों दही, घृतम मतलब घी, दही घी, दोनों दोस्तों आपके यहाँ प्रधान है, तो द्वंद्व समास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको फुल डिटेल में आंसर सारे के दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इस वीडियो को क्या कर लेंगे आप, दोस्तों अभी से तुरंत क्या कर लेंगे, आपको लाइक कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चल रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आपको क्या मिल जाएगी, इस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी BEd की। तो वहाँ पर आपको हिंदी के GK के जितने भी मैं आपको मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, तो वो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर दे दीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों सबका आपको क्या रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौराहा में दोस्तों कौन सा समास है, दोस्तों आपको बिल्कुल द्विगु समास है। द्विगु समास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसका प्रथम जो पद होता है ये आपकी संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों, आपकी संख्यावाची विशेषण होता है। ये सारे आपके बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको एग्जाम देने में मजा आएगा, जो आपका एग्जाम जब होगा। यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। तो चौराहा में दोस्तों चौ का है आगे, चौ मतलब होता है तो 4, और राह मतलब राह, तो 4 राहों का समाहार बराबर चौराहा। तो आगे 4 क्या है, संख्यावाची विशेषण है। राहों का दोस्तों आपका राहों का क्या बता रहा है, राहों की विशेषता बता रहा है कि वो 4 राह है, तो ये 4 क्या है दोस्तों, संख्यावाची विशेषण है। तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। बहुब्री समास के बारे में पीछे बता चुका हूँ कि आपका अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के बारे में बता चुका हूँ कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक समास मैंने आपको नहीं बताया, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जान लेंगे कि प्रथम पद और उत्तर पद में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद में इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है और उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे कर्मधारय, इसमें कह दूं नील कमल, तो कमल क्या है दोस्तों, कमल इसमें विशेष है और इसकी विशेषता बता रहा है नीला, तो नीला आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण विशेष के बारे में तो आपको पता होगा कि विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बतलाता है, और विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाता है। तो कमल की विशेषता बतला रहा है तो ये हो जाएगा विशेष, नीला विशेषता बतला रहा है तो ये हो जाएगा विशेषण, और विशेषण विशेष का संबंध है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो सारे समास आपके अब आपके कंफर्म हो गए होंगे। यहाँ पर देखेंगे त्रिलोचन में कौन समास है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कब करके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बहुत ही ज़्यादा सरल है क्योंकि आगे त्रि मिला हुआ है। देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया, क्रिया के बारे में जानेंगे दोस्तों। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म, इसमें जो कार्य करता है जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता होता है सकर्मक क्रिया, जिसमें स्वयं कर्ता पर प्रभाव पड़ता होता है अकर्मक क्रिया। तो उसमें कौन सी सकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले हम विकल्प को हटाने का प्रयास करेंगे। दौड़ना क्या दोस्तों आपके बिल्कुल सकर्मक क्रिया है दोस्तों। दौड़ना क्या दोस्तों सकर्मक नहीं हुई, दौड़ना तो आपको दोस्तों अकर्मक क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति राम दौड़ रहा है तो राम किस पर प्रभाव पड़ता है, आपके राम पर ही तो पड़ता है, तो ये तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रूठना, राम रूठता है तो राम ही तो रूठ रहा है, तो उस पर कोई कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मुस्कुराना, जैसे श्याम मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपके श्याम पर पड़ रहा है, तो कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना ये सारे अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। और पीना, जैसे मैं कह दूं कि सीता पानी पीती है, सीता पानी पी रही है, सीता पानी पी रही है, तो इसमें दोस्तों पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपके पानी पर। पानी जैसे एक गिलास पी लेगी तो पानी खत्म हो जाएगा, तो किस पर प्रभाव पड़ा, पानी पर प्रभाव पड़ा। तो पीना किस प्रकार किया है, आपकी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों। जब मैं आपको एक चैप्टर क्रिया विशेष कराऊंगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा दोस्तों। एक क्लास में लाया था आपका रक्षाबंधन स्पेशल क्लास, रक्षाबंधन स्पेशल क्लास, ये थी दोस्तों वो क्लास। इसमें दोस्तों आपका हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका रस, इसको दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी रक्षाबंधन धमाका क्लास की, तो जाकर देख लेंगे। तो इसमें रस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराया गया, जाकर देख लीजिएगा कि आपको इसको मिस नहीं करना है। रस से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा एक स्वतंत्रता दिवस का स्पेशल क्लास होने वाला 7 दिन 7 मैराथन में, उसमें पहली मैराथन में हिंदी की लेने वाला हूँ, तो ये कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी बिल्कुल देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऑल एग्जामिनेशन के लिए मैं मास्टर क्लास करा रहा हूँ हिंदी की। तो वहाँ पर भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो पहली क्लास आपकी, पहली मैराथन आपकी हिंदी की मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बीएड वालों के लिए भी दोस्तों क्या हो सके, वो आपके लाभकारी हो सके। तो इसके बाद देखिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से लौट चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही स्पेशल क्लासें आते रहती हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी मैं नेक्स्ट आपका वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपके लिए दोस्तों ये आपकी स्वतंत्रता स्पेशल जो क्लासें आने वाली है, तो इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। हिंदी की पहली क्लास मैराथन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, भूतकालिक भेद है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर संदिग्ध भूत। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे भूतकाल की, तो भूतकाल वैसा वह काल होता है जो भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध करा देता है कि आपका कार्य समाप्त हो चुका है। इसमें दोस्तों आपके भूतकाल में कई प्रकार के होते हैं, तो ये आपके कितने होते हैं, अगर पूछ ले भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं। और 6 भेद के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों पहला भेद तो आपका सामान्य भूत, जो आपका पहला विकल्प है सामान्य भूत। इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे इस प्रकार के वाक्य आपको पता होना चाहिए कि सीता गई, राम गया, तो क्या आपका इस प्रकार का शब्द है, बिल्कुल नहीं है। राम गया, सीता गई, तो ये आपका सामान्य भूत होता है इस प्रकार से। अगर आप दोस्तों दूसरा दोस्तों एक भेद होता है आपका अपूर्ण भूत। क्या होता है दोस्तों आपको, अपूर्ण भूत, ठीक है। इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, इसमें शब्द आते हैं जैसे सीता जा रही थी, सीता जा रही थी। अब जा रही थी, पहुंची कि नहीं पहुंची, जहां जा रही थी, ये सब आपको कुछ मेंशन नहीं किए गए, तो ये अपूर्ण भूत होता है। ये अपूर्ण भूत होता है क्योंकि कार्यों को पूर्ण नहीं हुआ है, ये अपूर्ण भूत होता है। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा भेद होता है आपका पूर्ण भूत, जो आपका बी विकल्प है। इसमें आपका वाक्य पूरा, आपका दोस्तों इसमें क्रिया पूरी हो जाती है, जैसे सीता गई थी, तो इस प्रकार शब्द आते हैं। इसमें सीता गई थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आपके ये पूर्ण भूत होते हैं। और इसमें इस प्रकार के शब्द भी आते हैं कि मैं खाना खा चुका था, चुका था मतलब पूरा हो चुका है, मैं पूरा खा चुका था, तो ये आपके पूर्ण भूत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल से हो जाएगा। और थोड़े से भेद जान लीजिए। एक दोस्तों का डी होता है आसन्न भूत। क्या होता है दोस्तों आपका, आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत मतलब अभी तत्काल में काम हुआ, जैसे मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। फिर राम गया है, राम गया है, तो ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, ये अभी तुरंत समाप्त हुए, तो ये आसन्न भूत की श्रेणी में आते हैं। और एक होता है आपका संदिग्ध भूत। इसमें कहते हैं सीता गई होगी, तुमने खाना खाया होगा, तो होगा मतलब कि संदिग्ध है कि उसने खाना खाया होगा, तो ये आप किस में आते हैं, ये आपके संदिग्ध भूत में आते हैं। और एक होता है हेतु मदभूत। इसमें कौन सा शब्द होता है, वह खाना खाए, वह खाता तो सीता जाती, तो
तो इस प्रकार के अगर शब्द आ जाएं जिसमें एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो तो ये आपका हेतु हेतु मतलब होता है। तो 6 भेद के बारे में फुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ, जिसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ फुल डिटेल में बता रहा हूँ, तो फुल डिटेल में आपको लिख भी लेना है, आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब आपको सारे भेद याद होने चाहिए। सामान्य भूत क्या होता है, पूर्ण भूत क्या होता है, आसन भूत क्या होता है, संदिग्ध भूत क्या होता है, कोई भी विकल्प में आएगा तो आप कर लेंगे। तो ये फुल डिटेल में बताने का उद्देश्य इतना है कि आपको कोई भी शब्द है तो उसे आप आसानी के साथ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, पर्वत, सूर्य, सर्प या फिर हाथी। और ये क्वेश्चन बताइए कि रसाल शब्द का अर्थ क्या है, आग, केला, पक्षी या फिर चमक। तो बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि नग का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, सूर्य भी है, सर्प भी है, हाथी भी है, पर्वत नहीं है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। रसाल शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, रसाल शब्द का दोस्तों आपको होता है आग। रसाल शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आपको आग होता है। ये बात होनी चाहिए, ये बात आपको क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो केला को कदली फलम भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और पक्षी कोई पर्यायवाची आपको शकुनी भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। शकुनी, खग, विहग। दोस्तों पर्यायवाची से याद आया कि हमारे एक दोस्तों का सेशन चलता है पर्यायवाची शब्द का, तो इसके दोस्तों इस वीडियो की लिंक भी आपको वीडियो आपके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाकर पर्यायवाची वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कई सारे शब्द की पर्यायवाची आपको कराए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो ये पक्षी का आपको याद रखेंगे, शकुनी, खग, विहग, द्विज, इस प्रकार के शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं, आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये दोनों हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप बताएंगे कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा कि गौरव शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों गौरव शब्द मतलब गौरव मतलब होता है बड़ा, और गौरव का विलोम हो जाएगा आपका लाघव। क्या होता है दोस्तों को, लाघव हो जाएगा। दोस्तों जो आपका मान का आपका अपमान हो जाता है, मान शब्द सम्मान का अपमान हो जाता है, ये आपका अपमान, इसका विलोम हो जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। और लज्जा का निर्लज्जा विलोम हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रौरव कोई शब्द नहीं है, ऐसे कोई विशेष शब्द नहीं है, तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, पर लाघव हो जाएगा। श्री गणेश तो कार्य का शुरू होना, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। समापन, इतश्री, आपके अंत या फिर अथ, तो इसमें कौन सा आपका विलोम हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूछा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन सी यण संधि है, तो आप लोगों ने जिसने भी आपका यद्यपि वाला उत्तर दिया था उनका बिल्कुल सही था। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का वेट करूँगा, तो आप लोग उत्तर अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये हिंदी की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो उसमें भी हमारे जीके जीएस का भी सेशन आने वाला है, जीके जीएस का। तो जीके जीएस के लिए अगर आपको सेशन के आपको जीके जीएस के क्वेश्चन करने हैं तो एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द से जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगा जीके जीएस वाला। और अगर हिंदी का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी इसके भी मैं अन्य वीडियो और भी अवश्य लाऊंगा। तो यह क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे एक बार फिर से लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।